तो पिछले जन्म की हनान ने अपने उस एक रिश्तेदार को अपने सारे गोल्ड के ज्वेलरी को दे दिया था और ये कहा था कि यदि मेरी डेथ हो जाए तो तुम ये गहने मेरी बेटियों को दे देना। ये बात घर में और किसी को नहीं पता थी, वो बात भी बताई जो किसी को नहीं पता थी, केवल उस एक रिलेटिव को पता थी जिसको पिछले जन्म के हनान ने हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी के समय अपने गहने दिए थे। तो लेबनान के अंदर, मुस्लिम देश के अंदर ये दो घटनाएं हुई। अब आगे हम बात करते हैं डेनियल जुर्दी का मामला। ये भी लेबनान के फरमता नाम के एक शहर में राशिद नाम का एक मैकेनिक था। जब वो 25 साल का था तो उसका एक दोस्त था इब्राहिम नाम का, और इब्राहिम के साथ वो घूमने के लिए गया। अब लेबनान के फरमता शहर में एक जगह है समुद्र के किनारे, मिलिट्री बीच नाम की। अब मिलिट्री बीच नाम की जगह पर, क्योंकि दोनों युवा थे, राशिद भी और उसका दोस्त इब्राहिम भी, इब्राहिम की कार थी, इब्राहिम कार चला रहा था, खुली कार थी। अब कार चलाते चलाते मिलिट्री बीच पर समुद्र के किनारे इब्राहिम ने कार को बहुत तेज एक्सीलरेटर उसका दबाया, कार बहुत तेज गति से चली तो कार को एकदम झटका सा लगा, ब्रेकर के ऊपर टकराई और राशिद उछलकर सिर के बल जमीन के ऊपर गिरा, बहुत सा खून निकला और राशिद की मौत हो गई। अब राशिद की मौत होने के बाद राशिद का लेबनान में ही दूसरे किसी शहर में डेनियल के रूप में जन्म हुआ, डेनियल जुर्दी के रूप में। 2 साल की उम्र में वो अपनी मां से कहने लगा कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो अपने घर में जाऊंगा, मैं तो राशिद हूं। फिर 2.5 साल की उम्र में वो कहने लगा कि तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे माता पिता तो दूसरे हैं। फिर 2.5 साल की उम्र में उनके फैमिली के कुछ लोग बैठे थे, तो उनके परिवार के एक व्यक्ति ने उसके पिछले जन्म के शहर का नाम गलत लिया, फरमता को फार्माता कह दिया। तो उसने ठीक करवाया कि फरमता है, ये फार्माता नहीं है। तो परिवार के लोग और हैरान रह गए कि इसको कैसे पता, ये तो उस शहर में कभी गया भी नहीं और हमारे घर में तो उस शहर के नाम के बारे में बातचीत नहीं होती है। तो हम उनके घर वालों ने सोचा कि अच्छा बताओ तुम्हारा कहां पर क्या। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ। वो अपने माता पिता के साथ जब समुद्र के किनारे उस मिलिट्री बीच के ऊपर जा रहा था एक बार, तो वहां पर अगले जन्म में जो डेनियल के रूप में राशिद का जन्म हुआ था, वहां उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया और डर के मारे वो कांपने लगा, रोने लगा। तो उसके माँ बाप ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सिर को चोट लगी थी, तो मुझे यहां पर बीच के ऊपर तेज गाड़ी चलाने से डर लगता है। अब उनके माँ बाप ने सोचा कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो मामला है। उनके माँ बाप ने उसने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस के ऊपर वो लेकर गए, और उस एड्रेस के ऊपर लेकर गए तो वहां पर उसने राशिद के पिछले जन्म के माता पिता को, सारी चीजों को अच्छे से उन्होंने पहचानने का काम किया। तो इस घटना से हमें पता लगता है कि पुनर्जन्म तो होता ही होता है। पुनर्जन्म होते हुए पिछले जन्म की जो अच्छी और बुरी यादें हैं, पिछले जन्म का फोबिया, कि पिछले जन्म में वो यदि तेज गाड़ी चलाने से डरता था, उसकी मौत हुई थी, तो अगले जन्म में वो डरता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो पानी से डरते हैं, आग से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। उनको ऊंचाई का पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी ऊंचाई से डरते हैं, गिरने का नहीं पता होता। तो वो पिछले जन्म के कई बार फोबियाज अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और उससे डर पैदा हो जाता है, तो ये भी काम करते हैं। अब हम और बात करते हैं इटली के बारे में। इटली में एक चिकित्सक थे जिसका 1911 का ये मामला है। इटली के एक चिकित्सक थे कोमेलो समोना, उनकी पत्नी का नाम एडिल था। अब इस मामले से हमें कुछ और पता लगता है आत्मा के बारे में। जो एडिल नाम की महिला थी, उसकी एक बेटी और 3 बेटे थे। बेटी की उम्र 5 साल की थी। अब 5 साल की बेटी बीमारी से बेटी की मौत हो गई। वो एडिल अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसके जाने से एडिल को बहुत उदासी हुई, उसका कुछ खाने पीने को मन नहीं किया। तो 3 दिन बाद वो अपने मां के सपने में बेटी आई और उसने कहा कि मां तुम रो मत, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं दोबारा आऊंगी, इसी परिवार में आऊंगी और तुम्हारी बेटी बनकर आऊंगी। उसकी बेटी ने यह कहा। उसके बाद एडिल का दोबारा से गर्भधारण हुआ, दोबारा से प्रेगनेंसी हुई। तो वो जो पिछले जन्म की एडिल है, वो 5 साल की बच्ची है, वो सपने में अपनी मां से बातचीत करती है। अब सपने में प्रेगनेंसी होने के बाद भी वो बातचीत जारी रहती है। वो कहती है इस प्रेगनेंसी में, इस जो गर्भ में है वो मैं हूं, मैंने इसका सिलेक्शन किया है, इस गर्भ में मैं दोबारा आपकी बेटी के रूप में या बेटे के रूप में आऊंगी। और उसके बाद 3 महीने तक बातचीत करती है। और 3 महीने जब होने वाले होते हैं तो पिछले जन्म की एडिल जो सपने में बात करती है, वो कहती है कि मां मैं अब आपके सपने में नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब गर्भ में प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाएंगे और 3 महीने होने के बाद मैं कुछ ऐसे पदार्थ से, ऐसे आवरण से ढक जाऊंगी कि मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे लंबे समय के लिए, 6-7 महीने के लिए सोना है।
तो ये एक और मामला पता लगा और उस एडिल ने ये बताया कि मेरे साथ एक और आत्मा है, वो भी आपके गर्भ से जन्म लेने वाली है। और उसके बाद एडिल की मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक बेटी थी और एक बेटा था। और जो बेटी थी वो उसकी पिछले जन्म की बेटी सलीना की तरह थी। तो ये एक मामला इटली की हमने बात की। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2500 से अधिक मामलों की जांच की और जो उन्होंने जांच की वो किसी बायस्ड होकर जांच नहीं की। उन्होंने जो जांच की उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि ठीक है मैं मानता हूं, क्योंकि वो तो खारिज करने के पक्ष में थे, वो ईसाई हैं। वो इन मामलों को कोई आधार तलाश कर खारिज करना चाहते थे कि इन मामलों को हम तूल ना दें, इन मामलों को हम डिस्क्वालीफाई कर सकें। तो उन्होंने आगे क्या मामलों की जांच की, तो एक मामला और उनके सामने आया। एक मामला सामने आया तो वो बताता है कि पिछले जन्म के स्किल कैसे आगे ट्रेवल करते हैं, प्रतिभा और कौशल कैसे आगे काम करती हैं। फाइटर पायलट होता था एक जेम्स लेंगर। वो जेम्स लेंगर अगले जन्म में जेम्स हस्टन के रूप में जन्म लेता है। एक ईसाई परिवार सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में रहता था, बाद में लुसियाना चला गया। लुसियाना जाने के बाद उनका एक बेटा हुआ जेम्स। वो जो बेटा उनका जो जेम्स हुआ वो 2 साल का जैसे हुआ तो उसकी मां ने एक दिन देखा कि उनके बेटे के रूम से आवाज आ रही है। उनका बेटा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। चद्दर के नीचे ही वो चद्दर उसके ऊपर है, वो हाथ पैर मार रहा है और वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये मेरा विमान जल रहा है, जापानियों ने मेरे विमान को जला दिया। तो उसने अपने बेटे से बातचीत की तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कि मैं विमान के अंदर फंसा हुआ हूं और विमान में आग लग चुकी है, मेरे विमान को जापानियों ने गिरा दिया है। तो उसकी मां ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा विमान जापानियों ने गिरा दिया। तो उसने बताया कि वो जो जापानियों का जब विमान है उनका जो सिंबल है, वार सिंबल है, मिलिट्री सिंबल है, वो उगते सूरज जैसा है। तो ये उसने बताया। ये बताने के बाद उसने उस माँ बाप ने देखा, उस परिवार ने देखा, ये जो जेम्स है जो 2-2.5 साल का 3 साल का है, इसको खिलौनों में केवल हवाई जहाज बहुत पसंद है और हवाई जहाज में लड़ाकू जहाज बहुत पसंद है। तो उसकी मां उसके लिए एक बार एक लड़ाकू जहाज लेकर आई। लड़ाकू जहाज के नीचे एक बम जैसी चीज लगी हुई थी। तो उसकी मां ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ाकू जहाज लेकर आई हूं और इसके नीचे देखो बम भी लगा हुआ है। तो जेम्स हस्टन ने अपनी मां की बात काटी। उस छोटे से बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने, जिसको कोई हवाई जहाज का ज्ञान नहीं हो सकता, वो कहता है कि मां ये बम नहीं है, ये तो ड्रॉप टैंक है। जब हम हवाई जहाज को उड़ाते उड़ाते लंबी दूरी पर जाते हैं तो वजन कम करने के लिए जब एक टैंक का फ्यूल खत्म होता है तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं कहीं भी और उसके बाद एक टैंक के साथ लड़ाई लड़ते हैं ताकि अच्छे से हवाई जहाज कलाबाजी खा सके, अच्छे से उड़ सके। तो उसके बाद उसके परिवार ने देखा कि जो छोटा बच्चा है ये कार की सीट के ऊपर भी बैठता है तो ऐसे बैठता है जैसे हवाई जहाज की पायलट की सीट के ऊपर बैठता हो। उन्होंने देखा कि वो हेडफोन को ऐसे लगाता है, मास्क को ऐसे लगाता है जैसे पायलट लगाते हैं। फिर उसने अपने कमरे के अंदर ही एक नकली कॉकपिट बना लिया और वो अभिनय करता है, बार बार कॉकपिट में बैठने का, हवाई जहाज उड़ाने का अभिनय करता है। ये 1938 की घटना के बारे में बताता है कि उस समय 1938-39 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक बार उसके माँ बाप उसको एक फ्लाइट के म्यूजियम में ले गए। फ्लाइट के म्यूजियम में ले गए तो उसने फ्लाइट के म्यूजियम में सारे हवाई जहाज को पहचान लिया। म्यूजियम का जो अटेंडेंट था उसके साथ उसने एक पायलट की तरह बात की। तो उसकी मां ने सोचा कि ये जो मेरा छोटा बेटा है इसको ये तो नहीं पता कि पोटी चेयर के ऊपर पोटी कैसे करते हैं या जो सामान्य चीजें हैं उनका नहीं पता, लेकिन ये एक हवाई जहाज के म्यूजियम में 50 साल पुराने, 40 साल पुराने हवाई जहाज के बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता है। ये बात है 1998 की। तो 1998 में वो 1938, 39, 40 के लगभग 60 साल पुराने हवाई जहाज के बारे में बातचीत कर रहा है। अब पूरा परिवार ईसाई था तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पिछला जन्म हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है और ये जो जेम्स हमारे पास आया है इसका कोई लास्ट जन्म हो सकता है। अब जेम्स के केस में अब उस जेम्स ने अपनी 3 गुड़ियां बनाई थी। उस गुड़ियों का उन्होंने अपने 3 फाइटर पायलट के नाम पर नाम रखे थे और उसका सिलेक्शन भी ऐसे किया था कि उसके जो 3 दोस्त फाइटर पायलट थे उसमें से एक अफ्रीकी थे, काले बाल थे, एक के भूरे बाल थे, एक के घुंघराले बाल थे। तो तीनों गुड़िया में जिसके काले बाल थे, जिसके उस दोस्त के उसी नाम पे रखा, घुंघराले बालों के ऊपर उसी नाम के ऊपर रखा। और उसने अपने बारे में बताता था कि स्वर्ग में ये मुझे मिलते थे। अब जो नए जन्म में जो जेम्स है वो उसके परिवार में किसी को भी गाना नहीं आता है, लेकिन पिछले जन्म में वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश फाइटर पायलट के रूप में था तो उसको गाना आता था। तो गाने की हॉबी
उसका कौशल, उसकी प्रतिभा उसके पास जन्म से ही थी। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने जब इस केस की जांच की तो जांच करके उन्होंने ये पाया कि इस केस की जांच करके हमें पता लगता है कि पिछले जन्म से दूसरे जन्म में जब हम आते हैं तो पिछले जन्म की प्रतिभा, पिछले जन्म का कौशल भी हमारे अवचेतन मन में साथ आता है। आपके मन में एक सवाल आएगा, जी सबको तो याद नहीं रहता पिछला जन्म, फिर प्रतिभा और कौशल कैसे आता है? याद नहीं रहता तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही किसी में अकाउंटेंसी की प्रतिभा बहुत अधिक होती है, किसी का माइंड साइंटिस्ट के रूप में बहुत ज्यादा चलता है, टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत ज्यादा चलता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि एक मैकेनिक जिसने कभी मशीन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, वो व्यक्ति कोई ना कोई मशीन बना देता है, जूस निकालने की मशीन बना देता है, फसल काटने की मशीन बना देता है, कुछ ऐसा काम कर देता है जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं कर सकते। तो ये प्रतिभा पिछले जन्म की ट्रेवल होती है। आपने देखा होगा कई बार आता है कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के जो पूरी गीता को याद कर लेते हैं, पूरे वेद दर्शन उपनिषद को याद कर लेते हैं, तो ये पिछले जन्म की प्रतिभा भी ट्रेवल करती है। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक और पाया कि जब ये जेम्स लेंगर पिछले जन्म का जो पायलट है, जब उन्होंने, उसके परिवार के लोगों ने और डॉक्टर इयान ने इस केस की छानबीन की तो उन्होंने पाया कि जैसा इस बालक ने बताया है, उस नाम का एक फाइटर पायलट होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने जापान के खिलाफ हिस्सा लिया। वो एक नेवी के शिप के ऊपर जहाज उड़ाने का काम करता था। उसके जहाज के ऊपर ऐसे ही आग लगी थी और आग लगते हुए गिरने के बाद वो जहाज के अंदर फंसा था। और जो 3 दोस्तों के नाम उसने बताए उसके बारे में भी पता किया तो ये पता लगा कि ऐसे 3 फाइटर पायलट उस समय के उनके दोस्त थे। और जेम्स ने, उस बच्चे ने एक बात और बताई कि जब मैं ऊपर गया, मेरी आत्मा जब मुक्त हुई, उसको स्वर्ग का नाम ले, उसको देवलोक का नाम ले, उसको किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, तो वहां पर उनको उनके साथी पायलट जो उससे पहले शहीद हो चुके थे, बलिदानी हो चुके थे, मारे जा चुके थे, वो भी उनको वहां पर मिले हैं। तो ये सारी चीजें, फिर उसने ये भी बताया जेम्स ने कि जब मुझे पुनर्जन्म करना था तो हमें कोई दूसरी दिव्य आत्मा, देव आत्मा गाइड करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी मिलती है। तो ये कुछ चीजें जेम्स ने बहुत अच्छे से बताया और डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ये नतीजा निकाला कि जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म होते हुए हमें, हमारा देश भी बदल सकता है, हमारी जाति भी बदल सकती है, हमारा धर्म भी बदल सकता है, हमारा परिवार भी बदल सकता है। अब एक और मामला आता है जिसकी बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम चर्चा कर देते हैं और यह बहुत चर्चित मामला है। यह चर्चित मामला है एना फ्रैंक का। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम सुना होगा, आपने हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। तो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। हिटलर जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाना चाहता था और हिटलर यह मानता था कि पूरी दुनिया में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मतलब हम, जो वो जर्मनी के ईसाइयों को मानता था, जिसको नाजी कहा जाता था, उनको ये कहता था कि हम पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पूरी दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। अब जर्मनी में उस समय लाखों की संख्या में यहूदी रहते थे। यहूदियों को हिटलर बहुत गलत दृष्टि से देखता था। यहूदियों को उसने पकड़कर एक जगह बंद करके उनको मारने के लिए फरमान सुना दिया कि हमें जर्मनी के अंदर यहूदी नहीं चाहिए। यहूदियों को वो ये सोचता था कि ये जर्मनी के दुश्मनों की जासूसी करने का काम करते हैं, ये जर्मनी में रहते तो हैं लेकिन ये मूल रूप से जर्मनी के नहीं है, इसलिए ये जर्मनी को इनके कारण नुकसान हो रहा है। तो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ गहरी नफरत रखते हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी का तानाशाह बनकर उसने अपने जर्मनी की नाजी सेनाओं को बहुत बढ़ा लिया और जर्मनी के एक एक शहर में उसने ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को पकड़कर उनके हाथ के ऊपर निशान बनाकर कि वो यहूदी हैं ताकि वो कहीं छुप ना जाएं, भाग ना जाएं। यहूदियों को नाजी सेना पकड़ पकड़ कर घरों से निकाल कर ले जाती थी। ट्रेन के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह बंद करके उनको कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविरों के अंदर ले जाती थी। उन कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविर में बच्चों को अलग कर दिया जाता था, माओं को अलग कर दिया जाता था, बूढ़ों को अलग कर दिया जाता था, जवानों को अलग कर दिया जाता था। जवानों से फैक्ट्रियों के अंदर काम लिया जाता था, जो औरतें काम कर सकती थी उनसे काम करवाया जाता था। बूढ़ों के अंग निकालकर उनके ऊपर मेडिकल के जहरीली गैसों के एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट के रूप में काम किया जाता था। और जो कुछ काम नहीं आते थे
उनको खाना नहीं दिया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में ऐसे रैक लगे रहते थे, उसमें भेड़ बकरियों की तरह आदमियों को ठूस दिया जाता था। बीमार होकर लोग मरते रहते थे। मरने के बाद उनकी लाशों को एसिड के अंदर या आग के अंदर डाल दिया जाता था। और कंसंट्रेशन कैंप में उसने ऐसे चैम्बर बनाए हुए थे, बड़े बड़े होल, उसके अंदर वो शावर से, पाइप से जहरीली गैस छोड़ता था और यहूदी लाखों की संख्या में एक साथ मारे जाते थे। और मारने के बाद उनकी लाशों को वो उठाकर भट्टियों के अंदर जलवा देता था। लोगों को पता भी नहीं था कि कितने यहूदी मारे गए, क्योंकि हिटलर की कोई भी बात जर्मनी से बाहर लीक नहीं होती थी। आज के देश में आप नॉर्थ कोरिया का नाम आपने सुना होगा, उसका एक तानाशाह है किम जोंग उन। वो तानाशाह भी ऐसा ही है कि उसकी मर्जी है, वो अपने देश में 50 लोगों को मरवा दे, 500 को मरवा दे, 5000 को मरवा दे, कोई अदालत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, और वहां की खबरें भी बाहर नहीं आती। इंटरनेट के ऊपर भी सेंसरशिप लगा रखी है। पुराने जमाने में तो बहुत आसान था। तो ये हिटलर था। तो हिटलर ने ऐसे ही नीदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक परिवार रहता था, यहूदी परिवार। उसके 2 बच्चे थे, दोनों वो पति पत्नी थे। एक उनके पड़ोसी थे जो डेंटिस्ट थे। उस परिवार ने जब ये सुना कि ऐसे ऐसे हिटलर अत्याचार कर रहा है, तो वो परिवार अपनी बेटी, उसमें एक बेटी का नाम एना फ्रैंक था, उसको लेकर वो अपने घर की अटारी में, मतलब घर के ऊपर वाले कमरे में, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे आप भारत में घर देखते हैं तो घर में ऊपर पानी की टंकी होती है ना, तो थोड़ी सी बड़ी पानी की टंकी में वो अपने परिवार के साथ छुप गए। तो उनके साथ उनके दोस्त का परिवार भी आ गया। अब वो ऊपर से नजर रखते थे, जर्मनी सेना आती थी तो वो ज्यादा समय ऊपर ही रहते थे। जर्मनी नीचे उन्होंने कुछ अपने लिए बीन्स और आलू वगैरह सुखाकर, कुछ चीजें सुखाकर रखी हुई थी। तो 2 साल तक वो वहां पर छुपे रहे। 2 साल तक नाजी सेनाओं ने, जर्मनी सेनाओं को पता नहीं लगा कि एक यहूदी परिवार जिसमें एक बच्ची है 15-16 साल की, एना फ्रैंक, वो और उसका पूरा परिवार, उसके पड़ोसी का परिवार छुपा हुआ है। तो 2 साल बाद उनको पता लगा। उन्होंने उस पूरे परिवार को निकाला। तो जो एना फ्रैंक नाम की एक लड़की थी, उसको डायरी लिखने का शौक था, लिखने की हैबिट थी, तो उसने डायरी लिखी थी। तो वो डायरी जब उसका परिवार पकड़ा गया तो उसके परिवार को लेकर हिटलर ले गए। एना फ्रैंक की, उसकी बहन की मृत्यु हो गई। उसके पिताजी किसी तरह से बचकर निकलकर चले गए। अब निकलकर चले गए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हो गई तो उनके पिताजी दोबारा एम्स्टर्डम गए, अपने घर में गए। तो एना फ्रैंक की जो डायरी छुपाई हुई थी, उस डायरी को उन्होंने 10 साल बाद निकाला और उस डायरी को पब्लिश किया। हिटलर की यातनाओं के रूप में पूरी दुनिया में एक बहुत रेपुटेड डॉक्यूमेंट के रूप में एना फ्रैंक की डायरी को जाना जाता है। 3 करोड़ इसकी कॉपीज बिकी हैं और बहुत पॉपुलर डायरी है। लोग अपने मोटिवेशन के लिए भी उसको खूब पढ़ते हैं। तो एना फ्रैंक की डायरी आज भी दुनिया की 70 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये जो एना फ्रैंक है, इसका दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म एक ईसाई लड़की के रूप में होता है। पिछले जन्म में तो यहूदी है, अगले जन्म में ईसाई लड़की के रूप में उसका 10 साल बाद 1954 में स्वीडन में जन्म होता है। उसके माता पिता ईसाई हैं। अगले जन्म में एना फ्रैंक का नाम बार्बर कॉर्लेन होता है। बार्बर कॉर्लेन ईसाई माता पिता के घर में पैदा हुई और 3 साल की आयु में वो कहने लगी कि ये मेरे माता पिता नहीं है और मैं बार्बर नहीं हूं, मैं तो एना फ्रैंक हूं और मैं एम्स्टर्डम में रहती थी, नीदरलैंड में रहती थी। अब एना फ्रैंक की जो डायरी है 1954 तक, जब ये बार्बर कॉर्लेन के रूप में स्वीडन में पैदा हुई है, तो एना फ्रैंक की डायरी स्वीडिश भाषा में नहीं छपी है। तो स्वीडन के लोगों को एना फ्रैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये लड़की एना फ्रैंक के बारे में बात करती है। तो एक बार ऐसे ही उनकी हिस्ट्री की क्लास में उनकी जो क्लास टीचर है वो हिटलर के अत्याचारों के बारे में बात करती है। एना फ्रैंक की डायरी के बारे में वो किसी और देश की रहने वाली थी, उसने सुना हुआ था, अपनी भाषा में पढ़ा हुआ था। तो उसने बताया कि एना फ्रैंक की एक डायरी है। तो वो जो बार्बर कॉर्लेन है वो सोचती है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता, क्योंकि उस समय तक उस एना फ्रैंक और आज की बार्बर कॉर्लेन को ये नहीं पता कि उसकी डायरी छप चुकी है। अब वो क्लास टीचर की बात सुनती है। क्लास टीचर की बात सुनने के बाद वो अपने घर में फिर बात करती है कि मैं एना फ्रैंक हूं, मैं बार्बर कॉर्लेन नहीं हूं। और उसकी कुछ खास आदतें होती हैं। एक आदत तो क्या होती है कि वो कभी भी बीन्स नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि 2 साल एना फ्रैंक के रूप में पिछले जन्म में मैंने केवल बीन्स खाए हैं, तो बीन्स खाने से मुझे नफरत हो गई है। और जैसे ईसाई परिवार में, यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में कल्चर क्या है, वो शावर लेते हैं। अपने भारत में तो बाल्टी से नहाते हैं, तो वो शावर लेते हैं। तो एना फ्रैंक कभी शावर नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि शावर में उसको ये नजर आता था कि जैसे जहरीली गैस आएगी और गैस में जैसे मारा गया है। और क्या आदत थी
उसके माता पिता ने उसको साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया। अब साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो वो जो बार्बर कोर्लेन है, अब उसके अंदर समझ एना फ्रैंक जैसी है, लेखन उसका बहुत अच्छा है, अच्छी कहानी लिखती है। जब वो 18 साल की हुई तो उसके 9 खंडों के पुस्तक प्रकाशित हो गए थे। अब साइकियाट्रिस्ट के बाद जब वो लेकर गए तो साइकियाट्रिस्ट के सामने एना फ्रैंक, उस बार्बर ने सोचा कि मैं पुनर्जन्म की कोई बात नहीं करती तो एकदम सीधी सादी लड़की बन जाती है। तो साइकियाट्रिस्ट भी ये कहता है कि इसके अंदर तो कोई खराबी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब एक संयोग होता है। संयोग क्या होता है कि उसका पूरा परिवार नीदरलैंड में घूमने के लिए जाता है, और नीदरलैंड में जब एम्स्टर्डम में जाता है तो अब इन 10 सालों में और क्या हुआ है कि एना फ्रैंक की डायरी जब मशहूर हुई तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो एना फ्रैंक का घर था, जो उनका पारंपरिक घर था, उसको म्यूजियम बना दिया जाता है कि हिटलर के अत्याचारों को देखना है तो इस म्यूजियम में एना फ्रैंक की डायरी को, एना फ्रैंक के घर को आप म्यूजियम के रूप में देख सकते हो। तो जब एम्स्टर्डम में एना फ्रैंक बार्बर कोर्लेन के रूप में नए जन्म में जब बच्ची के रूप में घूमने के लिए जाती है तो उसके माता पिता सब जगह घूमते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे एना फ्रैंक के म्यूजियम में भी चलना है, तो उसको भी वो ऐड कर लेते हैं। अब एक दिन जब उनको उस म्यूजियम में घूमने के लिए जाना होता है तो उनके पिताजी कहते हैं कि चलो मैं टैक्सी मंगवा लेता हूं, हमें एना फ्रैंक के म्यूजियम में जाना है। तो बार्बर जो बच्ची है वो कहते हैं कि पिताजी टैक्सी की जरूरत नहीं है, जहां हमारा होटल है यहां से हम पैदल चलकर पहुंच जाएंगे, और पैदल बिना किसी के रास्ता बताए वो एना फ्रैंक के म्यूजियम में ले जाती है। म्यूजियम में जाने के बाद जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो वो कहती है कि सामने दीवार के ऊपर मैंने अपने कॉमिक्स के हीरो, अपने कोलाज बनाया हुआ था, पेपर की कटिंग चिपकाई हुई थी। तो उसके माता पिता देखते हैं कि यहां सामने तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो वहां के अटेंडेंट से पूछते हैं, तो अटेंडेंट बताता है कि यहां पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, कागज की तस्वीरें थी जो खराब ना हो जाए इसलिए हमने उनको उतार रखा है और उनको शीशे के केश में लगाकर उनको लगाएंगे। फिर सीढ़ियों से एना फ्रैंक ऊपर जाती है तो कहती है कि पहले ये सीढ़ियां नहीं थी, तो मतलब अपने घर के एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल को वो वहां पर पहचान लेती है, और बारीक से बारीक डिटेल को पहचानने के बाद वो सारी चीजें वहां पर बताती है, और उसके परिवार को यकीन हो जाता है। फिर पूरे स्वीडन के लोगों को, बहुत से ईसाई लोगों को ये मानना पड़ता है कि जो बार्बर कोर्लेन है ये पिछले जन्म की एना फ्रैंक है, और पिछले जन्म में एना फ्रैंक के पास राइटिंग का बहुत अच्छा स्किल था। तो अगले जन्म में जो बार्बर कोर्लेन के रूप में जन्म हुआ उसके पास भी लिखने की बहुत अच्छी हैबिट थी। 12 साल की आयु में उसने पहली अपनी पुस्तक को प्रकाशित कर दिया, और 17-18 साल की आयु तक उसने 9 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जो स्वीडन के लोगों में बहुत चाव से पढ़ी जाती हैं। तो ये बार्बर कोर्लेन और एना फ्रैंक का मामला हमें बताता है कि देखिए आज हम ईसाई यहूदी हैं, अगले जन्म में ईसाई भी बन सकते हैं। इसकी हम अभी चर्चा करेंगे आगे कि केवल इतना मानने से क्या फर्क पड़ने वाला। देखिए भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति कितनी महान रही है, कितनी वैज्ञानिक रही है। देखिए धर्म को हमने प्रतीकों से नहीं जोड़ा, हमने ये कहा कि जिसके अंदर 10 गुण हैं वो धार्मिक है। जो पशु से मानव को अलग करके मानव बनाता है पशु की जगह, उसको धार्मिक कहा गया, उसको धर्म कहा गया है। जो धारण करने योग्य गुण हैं उनको धर्म कहा गया। और पुनर्जन्म का यह मामला बताता है कि यदि हिटलर को पूरा, मान लीजिए कि आप पूरा यूरोप पुनर्जन्म को मानता तो क्या होता। यदि पूरा यूरोप पुनर्जन्म को मानता, अगर हिटलर को पता होता कि मैं अगले जन्म में यहूदी बन सकता हूं, क्योंकि यहूदी ईसाई भी बन सकता है और ईसाई यहूदी बन सकता है, और ये केवल मिनटों का खेल है कि एक व्यक्ति मरेगा तो अगले जन्म में वो यहूदी के घर में पैदा हो सकता है और यहूदी ईसाई के घर में पैदा हो सकता है, तो शायद हिटलर यहूदियों का सामूहिक कत्लेआम नहीं करवाता। तो भारत की संस्कृति कितनी महान है। और ईश्वर की व्यवस्था देखिए कि इसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक व्यक्ति आज ब्राह्मण है तो अगले जन्म में वो चमार हो सकता है, एक व्यक्ति आज चमार है तो वो अगले जन्म में ब्राह्मण हो सकता है। मतलब ये जातियां, ये भौगोलिक सीमाएं, एक व्यक्ति जिसका आज जन्म भारत में हुआ अगले जन्म में वो चीन में जन्म ले सकता है। एक व्यक्ति जो आज भारतीय वो अगले जन्म में चीनी हो सकता है, चीनी भारतीय हो सकता है, बौद्ध हिंदू हो सकता है, हिंदू मुसलमान हो सकता है, मुसलमान सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। तो ये बदलाव हो सकता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ये कहते हैं कि यदि सारे लोग पुनर्जन्म को मान लें तो सारे लोगों के बीच में ये जो पाप होता है, ये जो अपराध होता है, ये अत्याचार होता है, व्यक्ति जो सामूहिक नरसंहार करता है, ये महायुद्ध होते हैं, ये विश्व युद्ध होते हैं, ये एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, तो ये नहीं होंगे। और कुछ मामलों की बात करते हैं जो भारत के मामले हैं। भारत में उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के पास का एक स्थान है काकोरी।
आपने काकोरी कांड का नाम सुना होगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खजाने को बंदूक के दल पर अंग्रेजों से लूटा था, अंग्रेजों से वापस लिया था। तो काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा गांव है। उस काकोरी में मुशीर अली नाम का एक मुसलमान रहता है। उसके पिता का नाम हैदर अली है। हैदर अली कुछ काम नहीं करते, बस अपना भजन गाते हैं, पीर दरगाहों पर जाते हैं और गांवों में जाकर, आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगने का काम करते हैं। पूरा परिवार उर्दू भाषा बोलता है। मुशीर अली परिवार को चलाने के लिए सब्जियां बेचता है, फल बेचता है, और सब्जियां और फल वो लखनऊ से या काकोरी से या आसपास के किसी बड़े कस्बे से तांगे के ऊपर लेकर आता है। तांगा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश में तांगे को खड़खड़ा भी कहा जाता है। अब 30 जून 1980 को मुशीर अली जब एक किराए की घोड़ा गाड़ी से लखनऊ के बाजार से आम लेकर आ रहा था, तो काकोरी से 2 किलोमीटर दूर उनकी घोड़ा गाड़ी की ट्रैक्टर के साथ टक्कर हो गई। अब ट्रैक्टर के साथ टक्कर हो गई तो मुशीर है वो ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया और उसके दाहिने हिस्से का जो पसलियां हैं, ये पसलियां टूट गई, ये हिस्सा दब गया, पसलियां क्रश हो गई और मुशीर अली की वहीं पर मौत हो गई।